Students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 7th History chapter 1st Tracing Changes through 1000 year 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल पार्ट 4 Regions and Empire क्षेत्र और साम्राज्य Large states like those of Cholas, Tughlaqs or Mughals encompassed many regions. चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे. असंस्कृत प्रशस्ति praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban 1266 to 1287 explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal Cord in the east to Ghazni Ghajan in Afghanistan in the west and included all of South India. Dravid people of different regions Cord, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before his army. दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जिसके शासन की अवधि 1266 to 1287 है की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति लिखी गई. इस प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है. उसका साम्राज्य पूर्व में गौड़ यानी बंगाल से लेकर पश्चिम में गजनी यानी गज्जन जो कि अफगानिस्तान में था तक फैला हुआ था और इसके साम्राज्य के अंतर्गत पूरा दक्षिण भारत जिसको द्रविड़ कहते थे भी सम्मिलित था. गौड़ आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे या हार मान जाते थे. Historians record these as exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. इतिहासकार विजय के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण यानी बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया मानते हैं. साथ ही इतिहासकार यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते रहते हैं. लैंग्वेज एंड द रीजन भाषा तथा क्षेत्र. In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land. Sindhi, Lahori, Telangani, Gujari, Mabari, Kodi, Awadhi, and Hindvi. Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit which did not belong to any region. It was an old language and common people do not know it, only the Brahmins do. सन 1318 में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है. सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, माबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी.
अमीर खुसरो ने आगे बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। Make a list of the languages mentioned by Amir Khusro. Prepare another list of the names of languages spoken today in the regions he mentioned. Underline names that are similar and circle those that are different. अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज भी बोली जाती हैं। जो नाम एक से हैं उन्हें अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए, और जो नाम भिन्न हैं, डिफरेंट हैं, उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। Did you notice that the names by which languages are known have changed over time? क्या आपने ध्यान दिया है कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं? By 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं भी स्पष्ट हो चुकी थीं। You will learn more about these in chapter 9. अध्याय 9 में आप इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। They were also associated with specific ruling dynasties. There was considerable conflict between these states. Occasionally, dynasties like the Cholas, Khiljis, Tughlaq, and Mughal were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे, लेकिन ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की टेबल 1 की आपस में तुलना कीजिए। What was the duration of rule of the Khiljis and Mughal dynasties? खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले? When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. But years of imperial pan-regional rule had altered the character of region. 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, यानी मुगल वंश का पतन हो रहा था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, अर्थात मुगल वंश के अंडर में जो छोटे छोटे राज्य आते थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रताएं घोषित करनी शुरू कर दी। वो मुगल वंश से अलग होकर अपना अलग साम्राज्य स्थापित करने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। उन पर कई बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। Across most of the continent, the regions were left with the legacy of a big and small states that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, allied cultures and languages.
Through the thousands years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थीं। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे के समान थीं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के कई हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अर्थात 700 से लेकर 1750 के बीच में आपने देखा होगा कि कई छोटे छोटे राज्य, ठीक है, किसी एक राजा के बड़े से साम्राज्य का पार्ट हुआ करते थे। हालांकि इन सभी छोटे छोटे राज्यों की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट धर्म या परंपराएं हुआ करती थी, लेकिन उन सभी इनके इंडिविजुअल जो है कल्चर्स के अलावा उन पर जो शासक था, ठीक है, उनकी जो है सार्वभौमिक जो ट्रेडिशन थे, कल्चर थे, उनका प्रभाव भी उन पर देखने को मिलता है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, पुराने और नए धर्म। द थाउजेंड्स ईयर ऑफ हिस्ट्री that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। कलेक्टिव बिलीफ ऑन अ supernatural agency, religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. As the social words of these groups altered, so too did their beliefs. किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इन आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins, the priests, as dominant groups in society. आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन या बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और उनकी बढ़ती सत्ता। Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers stretching for prestige. संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था।
इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी अधिक बढ़ गया था। यहाँ पर एक वर्ड आया है पैट्रॉन, ठीक है। पैट्रॉन वर्ड इंपॉर्टेंट है कि कई बार जो है आपके एग्जाम में सिर्फ उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाता है, तो उसका हम अर्थ देख लेते हैं। पैट्रॉन्स एंड इन्फ्लुएंशियल wealthy individual who supports another person, an artist, a craftsman, a learned man or a noble। संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। ठीक है, आपने अपने लास्ट क्लास में भी जब आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें पढ़ा था कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनके दरबार में कालिदास जैसे विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, तो जो बड़े बड़े राजा महाराजा या कोई धनी व्यक्ति होते थे वो अपने दरबार के अंदर या घर में किसी कलाकार को या किसी क्राफ्ट्समैन को या किसी बड़े विद्वान को संरक्षण प्रदान किया करते थे। ठीक है, बदले में जो ये विद्वान हुआ करते थे या शिल्पकार या कलाकार करते थे वो राजा की प्रशंसा में, ठीक है, जिसे आपने कहा था प्रशस्ति, राजा की प्रशंसा में प्रेस में पेंटिंग्स या फिर जो है पुस्तकों का लेखन किया करते थे जिसमें राजाओं की बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की होती थी। इससे क्या होता था, राजा का आसपास के क्षेत्रों में या अदर बाहर के देशों में जो उसकी ख्याति थी वो फैलती थी। Next, one of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving, personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals. You will be learning about this and other traditions in chapter 8. इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमेल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं सिर्फ अपनी भक्ति द्वारा पहुंच सकता था। इसके विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको चैप्टर 8 में विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमेशा की तरह पूछ सकते हैं। अपने अगले लेक्चर वीडियो में हम ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।